नमस्कार, मीडिया प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी। आबकारी नीति से जुड़े मामले में कार्रवाई। दिल्ली सरकार में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा का आप कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन। आबकारी मामले पर भाजपा हमलावर, कहा आम आदमी पार्टी बनी घोटाले का अड्डा। आप सांसदों पर सीएम आवास से वसूली करने का लगाया आरोप। भारतीय वायुसेना को मिला तेजस का नया संस्करण। बेंगलुरु में HAL कंपनी ने वायुसेना को सौंपा तेजस ट्रेनर वर्जन। आत्मनिर्भरता के संकल्प की ओर भारत का ये अहम कदम। सिक्किम के सिंगताम में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात। सेना के 23 जवान लापता। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने लिया हालात का जायजा। एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 16 गोल्ड मेडल सहित 73 पदक जीते। तीरंदाजी के कंपाउंड मिश्रित टीम में ज्योति ओजस ने जीता स्वर्ण। 35 किलोमीटर पैदल चाल, स्क्वॉश और मुक्केबाजी में मिला कांस्य। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा से बड़ी उम्मीद। और अब बड़ी खबर। और ये बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई खबर है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह के सरकारी आवास पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की इस वक्त भी तलाशी जारी है। संजय सिंह का नाम दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में दाखिल की गई चार्जशीट में शामिल है। ईडी के इस छापे को इसी चार्जशीट से जोड़कर देखा जा रहा है। इस घोटाले में संजय सिंह के करीबियों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के कई नेता जांच एजेंसियों के रडार पर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पिछले साल मई महीने में तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार किया था। हालांकि अब कोर्ट से उन्हें बीमारी के चलते अंतरिम जमानत मिल गई है। इस साल फरवरी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस घोटाले के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी उनकी गिरफ्तारी हुई। सिसोदिया तभी से सलाखों के पीछे हैं। और इस सबके बीच भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली आबकारी घोटाले में आम आदमी पार्टी का पाप हर दिन सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मामले में रिपोर्ट कार्ड देने के बजाय विक्टिम कार्ड खेल रही है। वैसे तो ये कहते हैं हम कट्टर ईमानदार है, परंतु आज तक विजय नायर या मनीष सिसोदिया, इन दोनों तथाकथित कट्टर ईमानदारों को कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। यहाँ तक कि खुद कांग्रेस पार्टी, जो उनकी समर्थक पार्टी है, वो भी कहती है कि इन पर कार्रवाई जो हुई है वो बिल्कुल सही है और शराब घोटाला हुआ है। इस पूरे घोटाले में 2 लोगों ने अप्रूवर बनने का काम किया है। उसमें से एक है दिनेश अरोड़ा। वही दिनेश अरोड़ा जो मनीष सिसोदिया के साथ भी दिखाई देते हैं, जिनके बड़े बड़े नाइट क्लब और बार भी है, और जिनके साथ संजय सिंह का सीधा सीधा कनेक्शन है, और किस प्रकार से संजय सिंह ने उन्हें मनीष सिसोदिया से मिलाने का काम किया और पैसे इकट्ठा करवाने के काम किए। अब तो कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी आ चुका है कि ये शराब घोटाला किस प्रकार से हुआ, क्या मोडस ऑपरेंडाई थी, किस प्रकार से ये दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के घर तक जाता है, और किस प्रकार से मनीष सिसोदिया तो इसके मुख्य आर्किटेक्ट है ही, परंतु इसके साथ साथ पूरी दिल्ली सरकार इसमें शामिल है। और इस सबके बीच ईडी ने आज तड़के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के सरकारी आवास में दस्तक दी। ईडी की टीम उनकी सारे घर की तलाशी ले रही है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली के शराब घोटाला मामले में आप सांसद संजय सिंह के घर पर छापेमारी हुई है। इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार नेताओं के चेहरे बेनकाब होंगे। दिल्ली के शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के यहां आज जांच एजेंसी ने रेड की है। इस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार सभी नेताओं
इन सबके चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। दिल्ली की जनता को इन्होंने लूटा है और इस शराब घोटाले की आड़ में करोड़ों रुपए कमाए हैं। इस चार्जशीट में पहले से संजय सिंह का नाम था। और ईडी की छापेमारी पर भाजपा के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि शराब घोटाला मामले में संजय सिंह का नाम लगातार सामने आ रहा था। शराब घोटाले में संजय सिंह की मुख्य भूमिका थी। यही कारण है कि वो हमेशा कहते थे कि ईडी मेरे घर पर भी छापेमारी करेगी। संजय सिंह पहले दिन से ही शराब घोटाले के में मुख्य तौर पर धारा में थे, मुख्य तौर पर उनका रोल था। यही कारण था कि वो बार बार कहते थे कि देखना ईडी मेरे को अरेस्ट करेगी, देखना ईडी मेरे पे रेड करेगी, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका उनको तो खुद को पता था कि जो मैंने काम किया हुआ है वो तो आना है सामने। अब आप 2% से 12% कमीशन करेंगे, वो भी बिचौलियों की, और फिर उनसे अंडर टेबल करोड़ों रुपया लेंगे, एक एक आदमी से 100-100 करोड़ रुपया लेंगे और सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होगा और प्राइवेट लोगों को 10 महीनों में ही 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार करोड़ रुपए एक एक आदमी को लाभ होगा। और वहीं दिल्ली में बढ़ते भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त ताजा अपडेट के साथ मौजूद हैं। तो शैलेंद्र, हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और साफ तौर पर केजरीवाल पर निशाना साधा गया कि ये कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि कट्टर बेईमान है। लेकिन मेरा सवाल ये कि जिस तरह से चार्जशीट में संजय सिंह का नाम आया था, उसके बाद से ये कयास लगाया भी जा रहा था कि आज न कल ईडी की टीम दस्तक देगी संजय सिंह के घर पे। ये देखिए, ईडी की टीम ने जब छापेमारी की है आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के सरकारी आवास पर, उस बीच हम देख रहे हैं कि अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सवाल पूछा अरविंद केजरीवाल से कि वो बताएं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर जो बैठक हुई थी और जिसमें संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि 32 लाख रुपए दिनेश अरोड़ा जमा कराए आम आदमी पार्टी के खाते में। वो पैसे जमा कराए गए कि नहीं जमा कराए गए, जबकि करोड़ों का कैश लेन देन का तो आरोप लगता ही रहा है। तो आज कई सवाल हमने देखा है, अरविंद केजरीवाल से पूछा है भारतीय जनता पार्टी ने कि आखिर वो खामोश क्यों हैं, जवाब क्यों नहीं देते। और ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हथकड़ी अरविंद केजरीवाल की तरफ आगे बढ़ रही, यानी इस पूरे घोटाले के किंग पिन है, मुख्य सूत्रधार हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये बीजेपी का आरोप है। और हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बीजेपी बहुत आक्रामक थी कि संजय सिंह एक तरह से देखें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के बाएं हाथ है, दाएं हाथ तो 6.5 महीने से लगातार जेल में ही है मनीष सिसोदिया, जो एक मुख्य आरोपी बनाए गए दिल्ली के शराब घोटाले के, और अब बाएं हाथ के आवास पर छापेमारी हो रही है ईडी की। तो ये दिखाता है कि पूरा का पूरा जो शराब घोटाला है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जानकारी में एक तरह से उनके सूत्रधार उनको बताते हुए बीजेपी ने आज कई सवाल पूछे हैं। और ये भी कहा है कि आखिर ये चुप्पी क्यों है अरविंद केजरीवाल की तरफ से जब बीजेपी सवाल पूछती है, जब नए नए तथ्य सामने आते हैं, दिनेश अरोड़ा ने जो कहा वो बात सामने आई, तो फिर आखिर जवाब क्यों आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आता है। ऐसे में दिनेश अरोड़ा ने जिस तरह से कबूलनामा किया, अपना बयान दिया कि ये सारी चीजें किससे किससे उनको मिलवाया गया और कैसे कैसे ये चीजें आगे बढ़ी, उसके बाद से तो ये मुश्किलें बढ़नी तय थी शैलेंद्र। चाहे वो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता वो, चाहे वो सीएम हो या फिर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह हो, उस बयान के बाद से जिसमें कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमने लाखों रुपए हमने इस व्यक्ति से लेके इसको दिए, ये तो साफ है। ये देखिए, जब ये पूरा घोटाला सामने आया और जब पहली गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जब बेल के लिए मामला कोर्ट में गया, तभी आप देखें कि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ऐसा लगता है कि इसमें किकबैक दिए गए हैं, यानी पैसे लिए गए हैं और ये घोटाला हुआ है। तो तब से ही हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं और जिससे सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि इतने लंबे समय से इस पूरे मामले में दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं मनीष सिसोदिया, वो जेल में रहे, और अब संजय सिंह के घर पर छापामारी हुई और अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल उठ रहे हैं। चूंकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के आरोप सामने आए हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में इस तरह की बैठकें हुई हैं और उसको लेकर अब दिनेश अरोड़ा की तरफ से कहा गया है
तब बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास वसूली का अड्डा बनाया गया? आखिर वहां इस तरह की बैठक क्यों हो रही थी? क्योंकि सब जानते हैं कि दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ उसमें अभी तक जो सबूत सामने आए हैं उसमें ऐसा लगता है कि पैसे लिए गए हैं और अब 32 लाख तो सीधे आम आदमी पार्टी के खाते में देने की बात आई है। यही वजह है कि बीजेपी अब खुलकर और सवाल पूछ रही है अरविंद केजरीवाल से कि वो कट्टर ईमानदार जिनको बताते थे वो एक जेल में है और अब नए खुलासे हो रहे हैं, तो उनका क्या कहना है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। भारतीय वायुसेना को आज तेजस का एक नया संस्करण मिल गया है। बेंगलुरु में निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वायुसेना को तेजस का ट्रेनर वर्जन सौंपा। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री और एयर चीफ मार्शल मौजूद थे। तेजस का नया रूप ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन है। इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को LT-2501 नाम दिया गया है। इसे लीड इन फाइटर ट्रेनर यानी लिफ्ट भी कहा जाता है। तेजस का ट्रेनर वर्जन 2 सीटों वाला ट्रेनर विमान है। यह तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के साथ HAL तेजस के 3 प्रोडक्ट मॉडलों में से एक है। इसकी लंबाई 13.2 मीटर, चौड़ाई 8.2 मीटर और ऊंचाई 4.4 मीटर है। विमान की अधिकतम गति 1.6 मैक है। यह अधिकतम 50,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें हथियार ले जाने के लिए 9 हार्ड पॉइंट्स हैं। और तेजस के नए ट्विन सीटर वर्जन को वायुसेना में शामिल किए जाने के मौके पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि ये एक ऐसी अहम उपलब्धि है जो हमारी स्वदेशी तकनीक के उत्कर्ष प्रदर्शन के साथ साथ हमारी आत्मनिर्भरता के संकल्प की भी पुष्टि करता है। आज पुनः एक इतिहास रच दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा, और जिसके अभी एग्रीमेंट हुए हैं, सारे एग्रीमेंट का मैं साक्षी हूं। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो हमारे स्वदेशी एरोस्पेस उद्योग के कौशल को दर्शाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करती है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यह भी कहा कि नए तेजस ट्रेनर को तैयार करने की उपलब्धि मेक इन इंडिया और रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। यह उपलब्धि मेक इन इंडिया और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। मुझे इस बात का गर्व है कि सहयोगात्मक प्रयासों से हम ट्विन सीटर LCA तेजस को वास्तव में तैयार कर पाने में सफल हो सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह विमान भारतीय वायुसेना के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करेगा और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा संप्रभुता बनाए रखने में अपना महती योगदान करेगा। और वहीं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने तेजस के ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन के वायुसेना में शामिल होने को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि तेजस ने दुनिया को भारत की तकनीक का लोहा मनवा दिया है। My heartiest congratulations to each one of you for writing a new chapter in the history of Indian aviation industry. Indeed, today is a very momentous day and a matter of pride for me to accept the first two-seater LCA aircraft. This day will go down in history as a really remarkable one that exemplifies the prowess of the Indian domestic aviation industry. It's a matter of pride not only for us who serve in the Air Force, but for the entire Indian industry, for all those who have made this possible. और एक दुखद खबर आज सिक्किम से आई, जहां उत्तरी सिक्किम के लोहान झील के ऊपर अचानक बादल फटने से सिंगतम में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। घाटी में कुछ सैन्य प्रतिष्ठान भी इससे प्रभावित हुए हैं। इस दौरान सेना के 23 जवान के लापता होने की खबर है। सेना के जवानों की तलाश फिलहाल जारी है। भारी बारिश के कारण उत्तरी और पूर्वी सिक्किम में बांध क्षतिग्रस्त हो गए। सड़कों, बांध, पुल सभी को भारी नुकसान हुआ है। माल बाजार उपमंडल के गजलडोबा में तीस्ता के कई लॉक गेट खोल दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक गजलडोबा के तीस्ता बैराज से करीब 7,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।
SSDMA ने सभी को सतर्क रहने और नदी बेसिन के किनारे यात्रा से बचने की सलाह दी है। आपदा के कारण सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर कई स्थानों पर टेलीफोन और सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है, लेकिन अभी तक जानमाल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। SSDMA ने संकलांग, ब्रिंगबोंग, फिंडांग, डिक्चू, माखा, सिंगतम, रैंगपो, मल्ली क्षेत्रों के निवासियों से हाई अलर्ट पर रहने का आग्रह किया है। बचाव का काम लगातार जारी है। वहीं सिक्किम के CM प्रेम सिंह तमांग ने बादल फटने के बाद बाढ़ से प्रभावित इलाकों का आज दौरा किया है। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना यानी कि PM स्वनिधि योजना देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक मदद देकर उनको सशक्त बनाने वाली इस योजना ने एक बड़ा मकाम हासिल कर लिया है। इस योजना के दायरे में अब तक 50 लाख से भी अधिक स्ट्रीट वेंडर्स शामिल हो चुके हैं। क्या है ये योजना और कैसे ये स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचा रही है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में चल रही PM स्वनिधि योजना के दायरे में अब तक 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स शामिल हो चुके हैं। स्ट्रीट वेंडर्स ने लंबे समय से शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। PM स्वनिधि का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक आर्थिक प्रणाली में एकीकृत करना और क्रेडिट के औपचारिक चैनलों तक उनकी पहुंच को सुविधाजनक बनाना है। PM स्वनिधि की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। इसका उद्देश्य 50,000 रुपए तक बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत नियमित पुनर्भुगतान को 7% ब्याज सब्सिडी के साथ प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ ही डिजिटल लेन देन को प्रतिवर्ष 1200 रुपए तक के कैशबैक के साथ पुरस्कृत किया जाता है। PM स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को अब तक 8600 करोड़ रुपए से अधिक के करीब 65.75 लाख ऋणों का वितरण किया गया है। इस योजना को राज्यों ने पूरे दिल से स्वीकार किया है। पिछले 3 महीनों में राज्यों ने 12 लाख से ज्यादा नए विक्रेताओं को इसमें सफलतापूर्वक कवर किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश, असम और गुजरात शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, जबकि अहमदाबाद, लखनऊ, कानपुर, इंदौर और मुंबई इसके कार्यान्वयन में अग्रणी शहर हैं। इसके साथ ही PM स्वनिधि योजना डिजिटल भुगतान के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाती है। अब तक 1,33,003 करोड़ रुपए के 113.2 करोड़ से ज्यादा डिजिटल लेन देन हुए हैं, जिसमें लाभार्थियों को 58.2 करोड़ रुपए का कैशबैक प्राप्त हुआ है। विक्रेताओं के परिवारों के समग्र विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं का भी प्रावधान है। 4 जनवरी 2021 को शुरू की गई स्वनिधि से समृद्धि पहल का उद्देश्य लाभार्थियों के परिवारों को सरकार की 8 सामाजिक आर्थिक कल्याण योजनाओं से जोड़ना है। लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर्स परिवारों के उत्थान के लिए इन योजनाओं के अंतर्गत 51 लाख से ज्यादा स्वीकृतियां प्रदान की गई है। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की उपलब्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक आशाजनक भविष्य का प्रतीक है। PM स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाने और उनके औपचारिक वित्तीय समावेशन की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है। पुनीत शर्मा की रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। PM जोधपुर एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगे। PM एम्स जोधपुर में ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की भी आधारशिला रखेंगे। कल ही PM MP में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं। PM इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित 1,000 से भी अधिक घरों का उद्घाटन करेंगे। रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए DD न्यूज। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता।
ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें। खबर बंगाल से है, जहां शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को 9 अक्टूबर को जांच में शामिल होने के लिए एक नया समन जारी किया है। इससे पहले ईडी ने कल यानी 3 अक्टूबर को अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स बुलाया था। अभिषेक बनर्जी ने नोटिस के जवाब में अपने दिल्ली में पार्टी कार्यक्रम में मौजूद रहने का हवाला देते हुए वो नहीं पहुंचे थे। बात न्यूज क्लिक की। न्यूज क्लिक मामले में प्रवीर पोरकास्ट और अमित चक्रवर्ती को 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। प्रवीर पोरकास्ट वेबसाइट के संस्थापक हैं, जबकि अमित चक्रवर्ती HR प्रमुख हैं। 3 अक्टूबर की रात दिल्ली पुलिस ने की स्पेशल सेल ने इन पर विदेशों से अवैध फंडिंग लेने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में 30 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे गए। जिन लोगों से पूछताछ की गई उनमें पत्रकार उर्मिलेश, अनिंदु चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा, परंजय गुहा ठाकुरता के साथ साथ इतिहासकार सोहेल हाशमी भी शामिल हैं, लेकिन इन सभी को करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। लालू, राबड़ी समेत इस मामले में 6 आरोपियों ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को जमानत दे दी। 50,000 के निजी मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। वहीं रांची जमीन घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी की ओर से उन्हें भेजा गया यह 5वां समन है। पिछले 4 समन पर सीएम पूछताछ के लिए मौजूद नहीं थे। 5वें समन पर भी सीएम के ईडी कार्यालय जाने की संभावना कम ही है। मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर हाईकोर्ट में ईडी की कार्रवाई के विरुद्ध याचिका दायर की है। अभी तक ये सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुआ है। आज उनके अधिवक्ता हाईकोर्ट में इस मामले में जल्द सुनवाई का आग्रह करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में दल ने राजनीतिक दलों के मुद्दों पर विचार किया। इनमें बीजेपी, कांग्रेस, BRS, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बसपा और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन शामिल थे। बैठक में निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने भी हिस्सा लिया। 6 राष्ट्रीय दलों और 4 क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधिमंडलों ने अलग से निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। आयोग आज वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से भी मुलाकात करेगा। जयपुर रोड रेज घटना को लेकर हिंदू संगठनों ने आज राजस्थान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हिंदुवादी संगठनों के लोगों के साथ ही बड़ी संख्या में व्यापारी भी शामिल हुए। इस दौरान बाजार बंद हैं। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। गौरतलब है कि जयपुर के रामगंज क्षेत्र में 29 सितंबर को हिंदू परिवार से आत्मरक्षा में हुई दुर्घटना को समुदाय विशेष और सरकार की तुष्टीकरण की नीतियों के दबाव में सांप्रदायिक और मॉब लिंचिंग का नाम देकर हिंदू परिवारों को प्रताड़ित करने का आरोप है। इस घटना के बाद से जयपुर में एक बार फिर माहौल गरमाने लगा है। सेवा पखवाड़ा के दौरान अंगदान रजिस्ट्रेशन के मामले में महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पर है। इस दौरान दिल्ली पंजीकरण के मामले में पीछे रहा है। अंगदान में सबसे अधिक किडनी, हार्ट, लीवर के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अंगदान यानी कि ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्रेशन में महिलाएं भी आगे रहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चले आयुष्मान भव अभियान के दौरान 17,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। 30 से 45 और 18 से 30 आयु वर्ग के लोगों ने भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराया है।
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसके बाद एमपी, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड का नाम है, जहां के सबसे ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं। दिल्ली अंगदान रजिस्ट्रेशन में पीछे है। अंगदान रजिस्ट्रेशन के लिए आधार और मोबाइल नंबर जरूरी है। केन बेतवा लिंक परियोजना के स्वीकृत होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जताई है और कहा है कि आज मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है, विशेषकर बुंदेलखंड के लोगों के लिए। बुंदेलखंड की धरती को पानी की जरूरत थी, इसके लिए हमारी केन बेतवा परियोजना स्वीकृत हो चुकी है। ये केन बेतवा परियोजना सिर्फ परियोजना नहीं है, ये बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने का एक अभियान है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। ये केन बेतवा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बुंदेलखंड की तस्वीर और वहां की जनता की तकदीर बदलने का अभियान है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश में 10,62,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी और बुंदेलखंड के विशेषकर 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। तमिलनाडु के कुड्डलूर में राज्यपाल आर.एन. रवि को काला झंडा दिखाने की कोशिश कर रहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। माकपा के कार्यकर्ता हाथ में पार्टी का झंडा और काला झंडा लिए नजर आए। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इससे पहले 24 अगस्त को कोयम्बटूर में पुलिस ने तमिलनाडु के राज्यपाल को काला झंडा दिखाने की कोशिश कर रहे 70 लोगों को हिरासत में लिया था। जरूरी डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डिजी लॉकर ऐप की शुरुआत की थी। इस ऐप का फायदा यह है कि लोगों को जरूरी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी अपने पास रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आइए जानते हैं कि क्या है ये डिजिटल लॉकर और इसका फायदा आप किस तरह से उठा सकते हैं। लोगों के लिए हर जगह अपने कागजी दस्तावेज को साथ लेकर जाना काफी मुश्किल होता है। साथ ही अगर काम के डॉक्यूमेंट किसी कारणवश खो जाएं तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में डिजी लॉकर की सुविधा का उपयोग कर आप अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि डिजिटल लॉकर या फिर डिजी लॉकर के बारे में। डिजिटल लॉकर डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत प्रमुख पहलों में से एक है। पीएम मोदी ने 1 जुलाई 2015 को डिजी लॉकर की शुरुआत की थी। लॉकर तक कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर का उपयोग कर पहुंच सकता है। गूगल और ड्रॉपबॉक्स जैसी तकनीकी कंपनियां उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज संग्रहित करने के लिए भंडारण स्थान प्रदान करती हैं। क्या है डिजी लॉकर के उद्देश्य? डिजी लॉकर एक वर्चुअल लॉकर होता है जिसमें आप अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड आदि सुरक्षित रख सकते हैं। डिजिटल लॉकर में अकाउंट बनाने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर से लिंक्ड आधार कार्ड का होना जरूरी होता है। इसमें आप कई तरह के सरकारी प्रमाण पत्र भी स्टोर कर सकते हैं। डिजी लॉकर ऐप को आप आसानी से एंड्रॉयड मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि डिजिटल लॉकर या डिजी लॉकर में अकाउंट कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले आप सरकार की वेबसाइट digillocker.gov.in पर जाएं। अब आपको पेज खुलते ही दाईं तरफ साइन अप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ आपको सारी जरूरी जानकारी जैसे कि नाम, बर्थ डेट, ईमेल आईडी सबमिट कर अपना बनाया हुआ पासवर्ड डाल दें। इसके बाद आपके दिए हुए नंबर पर आपका OTP आएगा। यहाँ आप OTP और फिंगरप्रिंट दोनों में से किसी भी ऑप्शन का उपयोग कर प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आप यूजर नेम और पासवर्ड बनाकर अपने आप को लॉग इन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो अगर अभी तक आपने आगे डिजी लॉकर ऐप का उपयोग नहीं किया है तो उसका आप उपयोग कीजिए, क्योंकि ये डिजिटली आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सुरक्षित रखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुरक्षित जरिया है। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज।
अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। और अब अर्थ जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरें। और व्यापार जगत कुछ अहम खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक चलेगी। बैठक के नतीजों का ऐलान 6 अक्टूबर को किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक इस हफ्ते होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में प्रमुख नीतिगत दर यानी रेपो रेट को स्थिर रख सकता है। देश का कोयला उत्पादन सितंबर में करीब 16% बढ़कर 67 करोड़ टन रहा, जो एक साल पहले इसी महीने में 58 करोड़ टन था। कोयला मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में सितंबर तक कुल कोयला उत्पादन 12% बढ़कर 428 मीट्रिक टन हो गया है, जो एक साल पहले की समान अवधि में 382 मीट्रिक टन था। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना पटरी कारोबारियों के कारोबार को आर्थिक संबल प्रदान करने में सफल साबित हो रही है। योजना ने पूरे देश में 50 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा पहुंचाकर एक महत्वपूर्ण कदम हासिल किया है। भारतीय रेल ने 2022-23 की पहली 2 तिमाही में 758 मीट्रिक टन माल ढुलाई का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 21 मीट्रिक टन की वृद्धि दर्शाता है। वहीं रेलवे की आय की बात करें तो रेलवे ने पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 2700 करोड़ रुपए अधिक की आय अर्जित की है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को बेसल 3 मानदंड लागू होने पर अप्रैल 2024 से अपनी बैलेंस शीट को दोगुना करने की गुंजाइश मिल सकेगी। वित्त वर्ष 2022-23 की वित्तीय रिपोर्ट के मुताबिक नाबार्ड की बैलेंस शीट का आकार पिछले 5 साल के दौरान 4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपए हो गया है। साल 2018 में इंफ्रास्ट्रक्चर का फाइनेंसिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी को सरकारी नियंत्रण में रखे जाने के 5 साल बाद IL&FS समूह ने करीब 35,000 करोड़ रुपए के कर्ज का निपटान कर लिया है। कर्ज भुगतान में चूक के बाद इसे सरकारी नियंत्रण में लाया गया था। बिरंची नारायण साहू ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है और वह वित्तीय जांच विभाग का कामकाज देखेंगे। इससे पहले साहू सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे और 1996 में इस नियामकीय संस्था में शामिल होने के बाद से उन्होंने कई पदों पर काम किया है। टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को और कोल इंडिया जैसी धातु और खनन कंपनियां हाल के महीनों में शेयर बाजार में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में शामिल रही हैं। S&P BSE मेटल इंडेक्स पिछले 3 महीने में 13% बढ़ा है, जो व्यापक बाजार से बेहतर प्रदर्शन करते हुए पिछले साल 29% बढ़ा है। गौतम अडानी की अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के लिए अच्छी खबर है। अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने अडानी समूह की अडानी एंटरप्राइजेस में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 5% से ज्यादा कर लिया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के 100 साल से अधिक पुराने पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना को भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है। बसोहली पश्मीना हाथ से काता गया उत्पाद है, जो अत्यधिक कोमलता, सुंदरता और हल्के वजन के लिए जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि सरकार के लिए कोर बैंकिंग समाधान ई कुबेर 31 मार्च 2024 को रविवार के दिन भी चालू रहेगा। महालेखा नियंत्रक ने यह सुझाव दिया है कि 31 मार्च को वित्त वर्ष का अंतिम दिन होने के सभी तरह के सरकारी लेन देन के लिए ई कुबेर का सक्रिय रहना जरूरी है। इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए ई कुबेर को 31 मार्च 2024 को भी चालू रखने का फैसला किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी कि NIIF ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $60 करोड़ का भारत जापान फंड लॉन्च करने के लिए JBIC और भारत सरकार के साथ एंकर निवेशकों के रूप में करार किया है। ये संयुक्त पहल एक ऐसे क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के एक प्रमुख आयाम का संकेत देती है जो जलवायु और पर्यावरण की दिशा में एक साझा प्राथमिकता है। वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है। यह घोषणा NIIF के पहले द्विपक्षीय फंड को चिन्हित करती है जिसमें भारत सरकार ने लक्षित कोष का 49% योगदान दिया है और बाकी का 51% JBIC द्वारा योगदान दिया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार फंड का प्रबंधन NIIF लिमिटेड की ओर से किया जाएगा और JBIC IG भारत में जापानी निवेश को बढ़ावा देने में NIIFL का समर्थन करेगी। और इस सब के बीच इंडियन इकोनॉमी को लेकर एक अच्छी खबर है। हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट भारत के विकास दर का अनुमान 6.3% रखा है। विश्व बैंक ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक दबाव के बावजूद भारत की विकास दर तेज गति से आगे बढ़ रही है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर चीन में सुस्ती जारी रहती है तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर दिखेगा। इस रिपोर्ट को देखते हैं। वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में भारत की ग्रोथ सबसे तेज बनी रहेगी। वहीं पूरे रीजन को लेकर अनुमान दिया गया है कि दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास दर दूसरे डेवलपिंग जोन्स में सबसे तेज रहेगी। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर चीन में सुस्ती जारी रहती है तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर दिखाई देगा। रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत वित्त वर्ष 2022-23 में 7.2% की दर से सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक है। भारत की विकास दर G20 देशों के बीच दूसरे स्थान पर है और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में औसतन लगभग 2 गुनी है। इस लचीलेपन की वजह मजबूत आर्थिक मांग, मजबूत सार्वजनिक बुनियादी ढांचा निवेश और मजबूत वित्तीय क्षेत्र है। भारत में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बैंक ऋण बीते साल के मुकाबले बढ़कर के 15.8% पर पहुंच गया है। विश्व बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP दर 6.3% रह सकती है। वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक दक्षिण एशिया साल 2023 में 5.8% और 2024 में 5.6% की दर से बढ़ सकता है। चीन की GDP विकास अनुमान को 4.8% से घटाकर 2024 के लिए 4.4% कर दिया गया है। Our team expects India's growth in this fiscal year 23-24, to be 6.3%. This number is unchanged from our previous projection, which was delivered 6 months ago. We are expecting growth to be underpinned by robust private investment, and we expect to see some strength in the services sector as well. The moderation in our number from last year's growth number, which was 7.2%, is largely as a result of a moderating consumption and challenging external conditions. भारत की अच्छी खबर यह भी है कि देश का सर्विस सेक्टर काफी मजबूती दिखा रहा है और ये 7.4% की दर से विकास कर सकता है। इसके साथ ही निवेश में बढ़ोतरी की रफ्तार 8.9% पर बने रहने की उम्मीद है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत के क्लीन एनर्जी सेक्टर पर फोकस की भी सराहना की गई है। India is the elephant in the room in South Asia. Of course, it accounts for 70% of the region's GDP. So, of course, a lot of the economic trends in the region, or labor market trends too, are driven by India. But there are a few things that are common across South Asia. One is this fact that everywhere growth next year or over the next 2 years is less than was before the pre-pandemic average. The second are the fiscal challenges. They're essentially cross-cutting across the region. Where India differs a bit is in the energy transition. In India, actually, there are more workers in green jobs than pollution-intensive jobs. Whereas in every other country in the region, there are more workers in pollution-intensive jobs than in green jobs. So maybe in that sense, India is a bit better placed than others. But even in India, 9% of workers are in pollution-intensive jobs that may have to look for other jobs when the energy transition really gets going. दक्षिण एशिया में देशों के ऊपर बढ़ता सार्वजनिक कर्ज एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या चीन में आ रही सुस्ती है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। चीन में प्रॉपर्टी संकट भी दुनिया के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरा है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और निजी कंपनियों द्वारा किए गए भारी भरकम निवेश के चलते मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।
काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत में असेंबल किए गए कुल मोबाइल फोन्स में से लगभग 22% का एक्सपोर्ट होने की उम्मीद है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के लेखक इवान लैम ने कहा है कि चीन की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन लंबी अवधि तक अपरिहार्य बनी रहेगी। सरकार द्वारा मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के चलते चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से अगस्त के दौरान भारत ने $5.5 अरब के मोबाइल फोन का निर्यात किया है। मेक इन इंडिया पहल ने भी भारत में हो रहे स्मार्टफोन के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया है। सरकार ने देश के बाहर से बने यूनिट पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला है। सरकार ने इस पहल में मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को सिलसिलेवार चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चीन की एक परमाणु पनडुब्बी येलो सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें 55 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा ब्रिटेन की एक खुफिया सूचना के आधार पर किया गया है। मरने वालों में 22 अधिकारी, 7 अधिकारी कैडेट, 9 जूनियर ऑफिसर्स और 17 सेलर्स शामिल हैं। मृतकों में कैप्टन कर्नल जू योंग पेंग भी शामिल हैं। इस हादसे से चीन को एक बड़ी सैनिक क्षति पहुंची है। पनडुब्बी के ऑक्सीजन सिस्टम में आई खराबी के कारण पनडुब्बी के चालक दल के सभी सदस्यों की मौत हो गई। पनडुब्बी में सवार नाविकों में से किसी के भी जान नहीं बच सकी। हालांकि चीन ने ऑफिशियली इस घटना को मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने बढ़ते आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए अवैध अफगानियों को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया है। पाकिस्तान में 17 लाख से भी अधिक अफगानी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। गृह मंत्री सरफराज बुख्ती ने कहा है कि कार्यवाहक सरकार ने हजारों अवैध अफगानियों को देश से बाहर चले जाने की समय सीमा 1 नवंबर तय कर दी है। इसके बाद आतंकवाद और तस्करी में संलिप्त अफगानों को जबरन निष्कासित किया जाएगा। इस साल देश में हुए 24 आत्मघाती बम धमाकों में से 14 अफगानियों द्वारा किए जाने का पता चलने के बाद पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है। पीएम आवास पर हुई बैठक में आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए 2015 में तैयार नेशनल एक्शन प्लान के तहत अवैध रूप से रह रहे सभी लोगों को निकालने का फैसला लिया गया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा भारत के साथ बिगड़े रिश्तों को और बिगाड़ना नहीं चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा की कोशिश है कि नई दिल्ली के साथ जिम्मेदारी पूर्वक और रचनात्मक तरीके से जुड़ सके। ओटावा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रूडो ने यह भी कहा कि कनाडा के लिए भारत में जमीनी स्तर पर राजनयिकों का होना बहुत ही जरूरी है। ट्रूडो ने आगे कहा कि हम इस समय भारत के साथ बेहद ही चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। We're going through an extremely challenging time with India right now, but that's why it's so important for us to have diplomats on the ground working with the Indian government there to support Canadians and Canadian families. We're taking this extremely seriously, but we're going to continue to engage responsibly and constructively with the government of India. We're not looking to escalate, as I've said. We are going to be doing the work that matters in continuing to have constructive relations with India through this extremely difficult time. अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के केविन मक्कार्थी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। 234 साल के इतिहास में पहली बार सदन ने 216 के मुकाबले 210 वोटों के साथ स्पीकर का पद खाली करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। कल देर रात मैट गेट्स ने स्पीकर को हटाने के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किया था। राष्ट्रपति चुनाव से 1 साल पहले मक्कार्थी की जगह लेने के लिए एक बार फिर चुनाव होंगे। बता दें कि पिछले हफ्ते उन्होंने अमेरिका में शटडाउन को रोकने के लिए स्टॉप गैप फंडिंग उपाय पारित करने के लिए डेमोक्रेट के साथ दिया था। बताया जा रहा है कि मक्कार्थी का यह कदम रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं आया। और यहां रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है।
तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और अब खेल जगत की खबरें। और खेल जगत की तमाम हलचल को समेटकर हमारी सहयोगी सुचित्रा इस वक्त पहुंच चुके हैं स्टूडियो में। सुचित्रा, नमस्कार। नमस्कार असीम। और एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। तो सबसे पहले खबर एशियाई खेलों से जुड़ी हुई। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत ने जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में 70 पदक जीते थे और इस बार भारतीय दल उस आंकड़े को पार कर चुका है। आज तीरंदाजी में ज्योति वेनम और प्रवीण ओजस की जोड़ी ने कंपाउंड मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 159-158 से हराया। भारत का इस बार का ये 16वां स्वर्ण पदक रहा। मुक्केबाजी में एशियाई खेलों में भारत को रजत पदक मिला है। भारत की लवलीना बोरगोहाइन ने महिलाओं के 75 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। लवलीना को फाइनल में चीन की मुक्केबाज के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। इससे पहले आज सुबह 35 किलोमीटर मिश्रित रेस वॉक में भारत ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। भारत के लिए 35 किलोमीटर मिश्रित रेस वॉक में मंजू रानी और राम बाबू ने कांस्य पदक जीता। स्क्वॉश में भारत को कांस्य पदक हासिल हुआ। भारत को मिश्रित वर्ग में अनाहत सिंह और अभय सिंह की जोड़ी ने कांस्य पदक दिलाया। अनाहत और अभय की जोड़ी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जोड़ी को मलेशिया की जोड़ी ने 2-1 से शिकस्त दी। स्क्वॉश में भारत का एक और पदक पक्का हो गया है। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी मिश्रित वर्ग के फाइनल में पहुंचने में सफल रही। दीपिका और हरिंदर की जोड़ी ने सेमीफाइनल में हांगकांग की जोड़ी को 2-1 से हराया। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम गंवाने के बाद वापसी की और अगले दोनों गेम जीतकर मैच को 7-11, 11-7, 11-9 से अपने नाम किया। मुक्केबाजी में भारत को कांस्य पदक मिला। भारत की परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 57 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। उन्हें सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की मुक्केबाज के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। परवीन ने सेमीफाइनल में पहुंचकर ओलंपिक कोटा भी हासिल कर लिया था। एशियाई खेलों में आज कबड्डी में भारतीय पुरुष टीम ने जीत दर्ज करने में सफलता पाई। पदक की दावेदार भारतीय टीम ने थाईलैंड को 63-26 के विशाल अंतर से शिकस्त दी। अगले ग्रुप मुकाबले में भारत का सामना कल चीनी ताइपे से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, एशियाई खेलों में भारत की अद्वितीय चमक। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। यह हमारे एथलीटों के अतुल्य समर्पण, दृढ़ता और खेल भावना का परिचायक है। हर पदक मेहनत और लगन की लंबी यात्रा को दर्शाता है। पूरे देश के लिए गौरव का पल। सभी खिलाड़ियों को बधाई। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। आज टीम को बड़ी सफलता तीरंदाजी में मिली, जहां भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा और प्रवीण ओजस ने मिक्स टीम कंपाउंड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। बड़ी बात यह रही कि ये दोनों खिलाड़ी खेलो इंडिया के मंच से निकले हैं। इन दोनों खिलाड़ियों की इस कामयाबी और उनकी आगे की तैयारी पर उनसे खास बात की हांगझू में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। ओजस प्रवीण और ज्योति सुरेखा की जोड़ी जो है वो आर्चरी में छा गई है। एशियन गेम्स में छाई इस वजह से है क्योंकि इन दोनों ने 71वां मेडल जो है वो हासिल किया। इस वक्त दोनों हमारे साथ है।
सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई कि आप लोगों ने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ करके 71वां जो मेडल है वो देश के नाम किया। कैसे देखते हैं अपने इस प्रदर्शन को और कितना उतार चढ़ाव से भरा रहा ये मुकाबला? थैंक यू सो मच। आपने कहा ये 71st मेडल है इंडिया के लिए। इसमें हमारे साथ साथ गेम के साथ साथ सभी गेम्स का हाथ है, क्योंकि सभी मिला के ही 71 तक पहुँचे और आगे बढ़ेंगे भी। तो सभी का सपोर्ट रहा है, साई का सपोर्ट रहा है, एसोसिएशंस का हमारे सपोर्ट रहा है। तो सभी को थैंक यू करना चाहेंगे कि सबने सपोर्ट किया हमें ताकि हम अच्छा करें और मेडल्स लेके आए। ओजस, साउथ कोरिया के खिलाफ जो मुकाबला था काफ़ी दिलचस्प रहा। हालांकि आप लोगों ने जो बढ़त को बना कर रखा उसको मेंटेन किए रहा। तो जब मेंटेन करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी साथ में क्रिएट होता है, तो उस प्रेशर को किस तरह से हैंडल किया? वो प्रेशर था थोड़े टाइम के लिए, बट जो हमारे सर भी थे हमारे साथ, पेगनी सर और दीदी भी थी, तो उन लोगों ने जैसे प्रेशर थोड़ा कम कर दिया, थोड़ा कुछ हम डाइवर्ट कर रहे थे हमारे माइंड को, और ऐसा सोच नहीं रहे थे कि वो हमारे से अच्छे कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। बस हमें ये था कि जो हम कर रहे हैं, शूटिंग जो भी हम करते आए हैं, बस उसको ही फॉलो करना है और वही मेंटेन रखना है। नेशनल लेवल की बात हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हो, कई प्रतियोगिताओं में आपने बेहतर प्रदर्शन करती आई हैं, लेकिन जिस तरह की जो फैसिलिटी अब देश में मिल रही है, जिस तरह के हमने देखा कि सोनीपत के सेंटर में, साई सेंटर में आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, कोविड के टाइम पे भी आप लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की, तो किस तरह से अब जो आर्चरी का खेल है वो देश में बढ़ रहा है और जो उसके इक्विपमेंट्स हैं उसको लेकर के किस तरह की जो सहायता है वो आप लोगों को मिल रही है? आर्चरी सच्ची में बढ़ रहा है एंड बहुत सारे नए नए बच्चे आर्चरी टेकअप भी कर रहे हैं एंड इसके पीछे बहुत सारे जनों का हाथ है, क्योंकि अभी जैसे एनटीपीसी का आर्चरी एसोसिएशन के साथ जब से कोलैबोरेशन हुआ है, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट एक्सटेंड किया एंड खेलो इंडिया स्कीम तो आप जानते ही है, एंड नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस साई सेंटर में है जो, उसमें भी बहुत सपोर्ट मिलता है, इक्विपमेंट मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सेटअप किया गया है, किसी चीज़ की कमी नहीं रही। पीएम जिस तरह से आप लोग को मोटिवेट करते हैं, मेडल्स जब भी आते हैं उनकी तरफ से हमेशा बधाइयाँ आती हैं, और जिस तरह से वो खिलाड़ियों से संवाद करते हैं उसको किस तरह से देखते हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे, जब हम पीएम हमारे लिए ट्वीट करता है, हमसे बात करता है, और वो एक एंकरेजमेंट मिलता है हमें भी और आने वाले जो युवा है उन्हें भी इंकरेजमेंट मिलती है कि ऐसा भी होता है, या पहले स्पोर्ट्स में नहीं था बट अभी अभी जो डेवलप हुआ है स्पोर्ट्स में, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी और जो न्यू जनरेशन उनके लिए भी। यहाँ से अगला लक्ष्य क्या है? अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है हमारा, आज पहला ही मेडल लिया है और 2 बाकी है, कल टीम्स है हमारे एंड इंडिविजुअल फाइनल 7th को है, तो अभी जारी है हमारी ये बैटल। चलिए, तो वाकई जारी है ये बैटल इनकी, और ये बैटल का जो रंग है वो सफलता के रंग से सराबोर है, और उम्मीद यही करेंगे कि ये रंग जो है जीत का वो इसी तरह से आगे भी बरकरार रहे। हांगझू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़ के लिए। जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता गौरव कुमार। जी गौरव, रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन भारत का, जकार्ता में जो प्रदर्शन था उसे तो पीछे छोड़ दिया है, लेकिन इस बार जो टैगलाइन चल रही है, इस बार 100 के पार, कितनी उम्मीद नजर आती है? अभी भी कुछ दिन बचे हैं, अभी भी कई इवेंट्स ऐसे हैं जहां पर हमें पदक की उम्मीद है। 100 का आंकड़ा कितना रियलिस्टिक लग रहा है? देखिए सुचित्रा, अगर इसको इस तरह से समझे कि अगर आंकड़ों पे अगर ना जाए, लेकिन जिस तरह से खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया है, जो हौसला दिखाया है, जो जज्बा दिखाया है, जिन नए खेलों में गए हैं, उसकी तारीफ कहीं ना कहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस बार केवल सीमित खेलों तक ही हमारा दायरा नहीं रहा है, हमने हर खेलों में अपने पहुंच को आगे तक बढ़ाया है और यहां तक कि हमने मेडल उसमें हासिल किए हैं। जिस तरह से हमने बात की कि इक्वेस्टेरियन में हमने अपना खेल को आगे बढ़ाया, उसमें हमने गोल्ड मेडल जीता, फिर इंडिविजुअली हमने उसमें ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो सेलिंग में, चाहे कैनोइंग में, चाहे रोइंग हो, उन खेलों में भी हमने अपने आप को न केवल सामने रखा बल्कि मेडल की तस्वीर को भी एक अच्छे तरीके से सामने रखने में कामयाब हुए। तो शायद ये एक बहुत बड़ी एक कामयाबी अपने आप में होती है, क्योंकि आप जिन नए खेलों में आते हैं और जिन नए खेलों में आप पहले से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर उसमें मेडल नहीं आ रहे लेकिन अब आप मेडल के साथ वापस जा रहे हैं, तो शायद इससे बड़ी सफलता जो हो सकती है वो कोई नहीं हो सकती। लेकिन जहां तक आपने बात की, अगर जो मेडल की संख्या है तो जाहिर तौर पर
आज जब शाम होगी, देर शाम होगी, तो कहीं ना कहीं जो निगाहें होंगी वो सबसे बड़े एथलीट नीरज चोपड़ा पे होंगी। और नीरज चोपड़ा से हमेशा यही उम्मीद रहती है कि वो क्योंकि गोल्डन बॉय के तौर पर सामने है, तो वो यहाँ पर भी एशियन गेम्स में भी जो भारतीय उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरे और उसके लिए उन्होंने अच्छी खासी तैयारी भी कर रखी है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो भारतीय पुरुष टीम जो है और भारतीय महिला हॉकी टीम जो है वो दोनों बहुत बेहतर तरीके से बेहतर रंग में दिख रही है। हमें मालूम है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है, जब उन्होंने लास्ट जो एशियन गेम्स रहा था उसमें उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, लेकिन इस बार टीम का जो रंग दिख रहा है वो बहुत शानदार तरीके से टीम ने अपने कैंपेन को आगे बढ़ाया है। टीम ने अपने कैंपेन के अंतर्गत अब तक एक भी मुकाबला जो है वो नहीं गंवाते हुए खुद को सेमीफाइनल में पहुंचाया है और आज टीम का मुकाबला जो है वो कोरिया से है। तो यहां भी एक बेहतर मेडल की जो एक तस्वीर बन करके सामने आ रही है गोल्डन, वो भी एक बड़ी बात रहेगी। इसके अलावा वुमेन्स हॉकी टीम जो है वो भी अपने आप को शानदार तरीके से सामने रख रहे हैं। अगर बाकी खेलों पर चले तो जिस तरह से बैडमिंटन में पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय जो हैं वो अपने को आपको लगातार सामने रख रहे हैं। कल हमने देखा कि किस तरह का एक मोमेंटम जो था पीवी सिंधु के खेल में वो देखने को मिल रहा था। उन्होंने चीनी ताइपे के खिलाड़ी को जिस अंदाज में हरा करके वो आगे बढ़ी, वो एक भरोसा जगाता है कि यहाँ से जो स्वर्णिम उपलब्धि है वो हम कहीं ना कहीं अपने बेहतर रिकॉर्ड को सामने रखेंगे। हमने टैली में तो रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, अब जल्दी हम जो गोल्ड का रिकॉर्ड है उसको भी जल्दी हम तोड़ करके आगे बढ़ेंगे। और हो सकता है आज ये देर शाम आपको ये खबर भी सामने आ जाए कि हमने अपना पिछला जो गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड था, क्योंकि हम 16 गोल्ड मेडल हमने जीते थे जकार्ता एशियन गेम्स में, उससे हम आगे निकल गए हैं। जी बिल्कुल, नीरज चोपड़ा की आपने बात की। भारतीय समय के अनुसार 4:30 बजे से नीरज का इवेंट शुरू होगा। वहीं भारत की जो पुरुष रिले टीम है उन पर भी नजर रहेगी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जिस तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया था, और ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स की अगर हम बात करें गौरव, अगर भारत को खेलों की महाशक्ति बनना है तो ट्रैक एंड फील्ड में सबसे ज्यादा हमें पदक चाहिए। और इस बार के एशियाई खेलों में वो दिख रहा है, जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय एथलीट्स ने किया है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में। जाहिर तौर पर प्रदर्शन इस वजह से दिख रहा है क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है, क्योंकि जब आपको ग्रास रूट लेवल पे वो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिस तरह की जरूरतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच के लिए चाहिए होती हैं, तो फिर आपको इसी तरह के नतीजे देखने को मिलते हैं। हमने खुद जब एएफआई के प्रेसिडेंट से बात की, जब उनसे जानने की कोशिश की कि क्या इस बार का आंकड़ा क्या रह सकता है, तो उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही कि आंकड़ा चाहे जो भी रहे लेकिन पिछली बार से बेहतर ही आंकड़ा निकल कर आएगा। और इसको जब जानने की कोशिश की तो उन्होंने ये चीज साफ तौर पर बताई कि आज खिलाड़ी को बाहर चाहे डाइट की बात कर लीजिए, चाहे इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात कर लीजिए, चाहे ट्रेनिंग की बात कर लीजिए, चाहे मेंटली तौर पे उनको तैयार करने की बात कर लीजिए, चाहे कंडीशनिंग कैंप की बात कर लीजिए, हर तरह की जो फैसिलिटी है वो ग्राउंड पे आज खिलाड़ी को मिल रही है। बाकायदा कैंप लग रहे हैं, बाकायदा खिलाड़ियों को अगर उनको जरूरत है, कोई किसी खिलाड़ी को महसूस होती है कि उसे बाहर जाकर के ट्रेनिंग करनी है, तो उसकी वो जरूरत को भी पूरा किया जा रहा है, देखा जा रहा है, समझा जा रहा है कि किन किन पहलुओं की जरूरत होती है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स में ज्यादा से ज्यादा मेडल ला सकें। अब अगर एथलेटिक्स से अलग हट करके मतलब उदाहरण के तौर पे आपको अगर मैं बताऊं तो जो बॉक्सिंग का हमारा दल था वो 2 हफ्ते पहले उसे सरकार की तरफ से यहाँ भेजा गया ताकि वो यहाँ के हालात के हिसाब से खुद को ढाल सके, ताकि अपने आप को मजबूत बना सके। तो इसी तरह का एथलेटिक्स में भी हमने देखा कि एथलेटिक्स में आज जो जमीनी स्तर पर जो कार्य होने चाहिए, जो टैलेंट हंट होना चाहिए, उस टैलेंट हंट को सामने रखा जा रहा है। बिल्कुल गौरव, जमीनी स्तर पर जो कार्य हुआ है, खेलो इंडिया जैसी स्कीम्स की अगर हम बात करें तो लगातार उसका अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि जकार्ता में जो 70 पदक का आंकड़ा था उसे पीछे छोड़ दिया है, और आज जो इवेंट्स आगे लाइंड अप हैं, उम्मीद है कि 16 स्वर्ण पदक का जो आंकड़ा था उसे भी आज ही हम पीछे छोड़ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। तो खेल की खबरों में इतना ही, वापस चलते हैं असीम के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, इन तमाम खेल की खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ ही मीडिया प्राइम के आज के समय में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।